के साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। देश के टॉप 7 गेमर्स ने की प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात। गेमिंग उद्योग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर किया संवाद। प्रधानमंत्री ने गेमिंग खिलाड़ियों के साथ कंप्यूटर और मोबाइल पर गेम्स भी खेले। भाजपा नेताओं का तूफानी प्रचार जारी। जेपी नड्डा नागालैंड तो अमित शाह तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में करेंगे प्रचार। वहीं राजनाथ सिंह दंतेवाड़ा और कांकेर में करेंगे चुनावी रैली। इंडी गठबंधन ने भी झोंकी ताकत। आरजेडी ने परिवर्तन पत्र के नाम से जारी किया घोषणा पत्र। जनता से किए 24 वायदे। वहीं राहुल गांधी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में करेंगे चुनावी सभाएं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा कर्मियों को मिली बड़ी सफलता। गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त तलाशी अभियान में बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, उपकरण और युद्ध की अन्य सामग्री बरामद। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है बैसाखी का त्योहार। घाटों और सरोवरों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के इजराइल पर जल्द से जल्द हमला करने की जताई आशंका। भारत समेत कई देशों ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स की राजस्थान रॉयल्स से होगी भिड़ंत। कल दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से दी करारी शिकस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री के 7 क्रिएटर्स के साथ मुलाकात की। उनसे गेमिंग से जुड़े कई मुद्दों पर भी बात की है। इन 7 गेमर्स में नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश पाटणकर, पायल धरे, अंशु बिष्ट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगाधर शामिल हैं। इन सभी गेमर्स ने सोशल मीडिया पर लाखों इनके फॉलोअर्स हैं। प्रधानमंत्री ने इन गेमर्स के साथ गेम्स खेले। साथ ही संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का उपयोग किया और कई खेलों में अपना हाथ आजमाया। बहुत एक्साइटेड है। हाँ। आगे पीछे मारिए। जोर से मारिए। हाँ मारिए। लेकिन जब आप इतनी जल्दी अडैप्ट भी कर लिया, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, आप लोगों से ट्रेनिंग लिया। ये देखिए, राइट नीचे आना है ना। अरे आप स्पीड भी बढ़ चुकी है अब। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मागुल का आप बहुत एक्साइटेड है। हाँ। आगे पीछे मारिए। जोर से मारिए। हाँ मारिए। लेकिन जब आप इतनी जल्दी अडैप्ट भी कर लिया, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, आप लोगों से ट्रेनिंग लिया। ये देखिए, राइट नीचे आना। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल गेमर्स के साथ बातचीत के दौरान जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ भारत जैसे मुद्दों को लेकर युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए गेम डेवलपमेंट पर भी चर्चा की। दुनिया आज एक बहुत बड़ी चर्चा करती है ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट के इश्यूज हैं। दुनिया में अलग अलग तरीके अपनाए हैं। मैंने दुनिया के सामने अलग विषय रखा है। मैंने कहा है मिशन लाइफ, और लाइफ शब्द से मेरा मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अगर मान लीजिए मैं एक ऐसी गेम बनाऊं जो क्लाइमेट की चैलेंज को कैसे हम मिट करेंगे, कौन से रास्ते होंगे, किस किस रास्ते से जाएंगे, किस रास्ते से ज़्यादा सफलता मिलेगी, सरलता मिलेगी। जैसे हम लोग स्वच्छता के विषय को लेकर के ही गेम बने और हर बच्चा खेले। भारत के जो वैल्यूज़ हैं
वो नई पीढ़ी उसको जीना सीखे, उसका महत्व समझे और उसको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिले। गेमर्स के साथ संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी कोशिश है कि 2047 तक मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन से सरकार बिल्कुल बाहर निकल जाए। मेरी तो कोशिश है कि देश की स्थिति इतनी आगे ले जाएं हम कि 2047 तक खास करके मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी से सरकार बिल्कुल बाहर निकल जाए। वरना ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये दो, यहाँ क्यों गया, वहां क्यों गया, उसी में ही जिंदगी फंसी हुई है। सरकार की जरूरत गरीब को होती है, उसको मुसीबत के समय सरकार मिलनी चाहिए। और आइए बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। अब की बार 400 पार नारे के साथ ही पूरे देश भर पे बीजेपी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के अधिकांश बड़े नेता पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्सों में प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नागालैंड के चुमुकेदिमा में जनसभा को संबोधित करेंगे। नड्डा एग्री एक्सपो साइट पर पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीए के लिए उम्मीदवार डॉक्टर चुम्बेन मरी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। एकमात्र लोकसभा सीट वाले नागालैंड राज्य में 19 अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना 4 जून को होनी है। लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार करेंगे। सबसे पहले अमित शाह तमिलनाडु पहुंचेंगे। यहां वे कन्याकुमारी में सुबह 11 बजे रोड शो करेंगे। कन्याकुमारी लोकसभा क्षेत्र में अमित शाह मेट्टुकड़ई जंक्शन से ओल्ड बस स्टैंड तक रोड शो कर पार्टी उम्मीदवार पी राधाकृष्णन के समर्थन में जनता से वोट मांगेंगे। अपने तमिलनाडु दौरे के बाद अमित शाह राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। यहां अमित शाह अलवर के हरसौली में शाम 4 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां पार्टी ने भूपेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके बाद अमित शाह उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब महज 1 सप्ताह से भी कम का समय रह गया। 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इसे देखते हुए राजनीतिक पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। राजनाथ सिंह दंतेवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। दंतेवाड़ा से निकलने के बाद राजनाथ सिंह का आगे का जो कार्यक्रम है वो छत्तीसगढ़ में है और साथ ही साथ जिस तरह से जो पार्टी है उसने अपने तमाम जो स्टार प्रचारक हैं उन्हें उतार दिया है चुनावी सभाओं के लिए। तो बालोद में भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग के लिए जनसभा करेंगे राजनाथ सिंह। तो हम देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने तमाम अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार दिया, जहां पे हम देख रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए सभी जो पार्टियां हैं वो दमखम के साथ चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। तो हमने सभी पार्टियों की अगर बात की है तो अब बात करते हैं बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की भी, जिसने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र का नाम देते हुए मतदाताओं को लुभाने के लिए वायदों की झड़ी लगा दी। तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र में शामिल सभी 24 मुद्दों को 2024 में पूरा करने का जनता को प्रण दिया। उन्होंने युवाओं के लिए अलग से एक आयोग बनाने का भी वायदा किया और साथ ही तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अगर देश में इंडी अलायंस की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। घर के बजट को ध्यान में रखते हुए आरजेडी ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की प्रतिबद्धता के साथ 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का भी वायदा किया। साथ ही राज्य को विशेष दर्जा और विशेष पैकेज दिए जाने का भी जिक्र घोषणा पत्र में किया गया है।
हम लोगों ने रिलीज किया है, यानी 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं। और जो 24 जन वचन है ये हमारा कमिटमेंट है, प्रण है। और हम लोग जब कोई बात कहते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। हम लोगों ने 20 में जो जो मुद्दे लाए उस सारे मुद्दों को 17 महीने में हम लोगों की कोशिश रही कि सारे मुद्दे को हम लोग पूरा करें। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार को तेज करने में जुटी है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के लाल बहादुर स्टेडियम में रैली को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वे महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में विदर्भ की 5 लोकसभा सीटों नागपुर, रामटेक, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी ने प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है। हाजीपुर संसदीय क्षेत्र देश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। इस सीट से रामविलास पासवान के बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस को बेटिकट कर चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहीं राजद ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम को चुनावी मैदान में उतारा। शिवचंद्र राम एक तरफ जहां डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वहीं चाय की दुकानों पर बैठकर चाय पीते हुए लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। शिवचंद्र राम का यह अनोखा अंदाज लोगों को कैसा लग रहा है, इसी पर हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में डीडी न्यूज ने शिवचंद्र राम से विशेष बात की। आइए सुनते हैं हमारे सहयोगी राजेश राज से उन्होंने क्या कुछ कहा है। बिहार में हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र राज्य की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। ये कभी रामविलास पासवान यहाँ का प्रतिनिधित्व करते रहे, फिर उनके भाई पशुपति कुमार पारस अभी निवर्तमान सांसद हैं और अब उनके बेटे चिराग पासवान चुनाव मैदान में हैं और उनको कड़ी टक्कर देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले शिवचंद्र राम को चुनाव मैदान में उतारा है। अभी शिवचंद्र राम हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम शिवचंद्र राम से कुछ सवाल करेंगे। शिवचंद्र जी, एक तरफ कहा जाता है कि हाई प्रोफाइल कैंडिडेट और आप साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले एक संगठन में रहने वाले पूर्व अध्यक्ष आप रहे राष्ट्रीय जनता दल के यूथ के, कैसे लड़ेंगे? यहाँ तो लड़ाई सीधा है, दिल्ली वाला और हाजीपुर वाला। जनता ने मन बना चुका है और जनता ने कहा है कि इस बार हाजीपुर का बेटा शिवचंद्र राम को हम जो है कि अपना मत करेंगे। मैं हमेशा सुख दुख में मैं लोगों के साथ रहता हूं, मैं हमेशा काम करता हूं और लोगों के बीच रहने का काम करता हूं। लड़ाई यहाँ है, एक जो है कि हवाई जहाज से चलने वाला है और एक जमीन पे चलने वाला है, उसके बीच लड़ाई है। तो क्या मुद्दा विकास का है या फिर स्थानीय बनाम बाहरी का नारा शिवचंद्र राम लगा रहे हैं? ये दोनों है, स्थानीय बनाम बाहरी। बाहरी हटाओ, हाजीपुर का बेटा के लाओ, और दूसरा विकास। 47 साल हाजीपुर की जनता ने, 47 साल कम नहीं होता, और आपने 47 साल में इस हाजीपुर को कुछ नहीं दिया। 47 साल को सिर्फ यही दिया आपने कि बड़ी बड़ी बातें, लुभावनी बातें कर करके और लोगों को आपने बलगड़ाने का काम किया और लोगों को ठगने का काम किया। विकास के नाम पर यहाँ जीरो है, कुछ काम नहीं, न कोई कल कारखाना हुआ। हाजीपुर से अगर चुनकर संसद पहुंचने का मौका मिलेगा तो शिवचंद्र राम वो कौन सा बड़ा काम करेंगे जिससे हाजीपुर की जनता के दिलों पर वो राज कर सके? हाजीपुर सदियों से बहुत पीछे रहा है, हम इसे विकास का काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ जो केंद्रीय विद्यालय जो उठ करके दूसरे जगह जा रहा है, हम केंद्रीय विद्यालय को रोकने का काम करेंगे। दूसरा, यहाँ BSNL का ऑफिस हमारा है, ये दूसरे जगह जा रहा है, इसको रोकने का काम करेंगे। और जितना भी जो हमारा विकास का काम है, जो डेवलपमेंट का काम है, चाहे वह शिक्षा का, स्वास्थ्य का हो, चाहे वह गरीबों, दबे कुचले शोषित पीड़ितों का मान और सम्मान का हो,
उसमें दुख सुख में खड़ा होने का मामला हो, ये तमाम मुद्दा को लेकर करके शिवचंदा राम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया है और आने वाला समय में भी संघर्ष करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। शिवचंद्र राम जो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से चिराग पासवान के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, उनका साफ तौर पर यह दावा है कि अगर चुनकर आने का मौका मिला तो हाजीपुर में जो 47 साल में नहीं हुआ उस काम को हम सबसे पहले अंजाम देंगे। कैमरामैन ललित के साथ हाजीपुर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में सरकार ने देश का बहुत विकास किया है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में भाजपा का वर्चस्व है। लोगों ने देखा कैसे ईमानदारी के साथ सरकार चलती है, कैसे गरीब कल्याण और देश का विकास होता है। ये पिछले 10 वर्षों में देश ने देखा है। देश के किसानों के लिए काम जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, जो देश की सीमाओं को सुरक्षित किया, सेना को मजबूत किया, वहीं पर युवाओं को नए अवसर दिए, चाहे वो स्टार्टअप्स के हो, एंटरप्रेन्योर के हो। देश में विकास ने नई ऊंचाइयां छुई। दुनिया में 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से भारत बढ़ के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। हरिद्वार लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर दांव आजमाया। उनका मुकाबला उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत से है। इस सीट से 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रमेश पोखरियाल निशंक चुनाव जीते थे। अब डबल इंजन सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत जनता से समर्थन जुटा रहे हैं और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वर्तमान में भाजपा के जो हरिद्वार लोकसभा सीट है उससे भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक लंबा जीवन आपका रहा है, मुख्यमंत्री के तौर पर भी आपने देखा है, और इस क्षेत्र के लिए क्या विजन और क्या उम्मीदें आप लेके चल रहे हैं? विजन तो डेवलपमेंट का है। हमारे यहाँ हरिद्वार, रुड़की ऐसे कई नगरीय क्षेत्र हैं और बड़े, अगर देखा जाए तो रुड़की और हरिद्वार 2 बड़े हमारे शहर हैं। उसके अलावा एक बड़ी ग्रामीण आबादी है। गांव में किसान हैं, खेती करने वाले लोग हैं, खेती हर मजदूर हैं, कुछ पशुपालक भी हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत मछली पालन भी करते हैं। मोस्टली गन्ना किसान हैं। तो जो किसान हैं उनके जो प्रोडक्ट है उसको कैसे उसको वैल्यू एडिशन किया जाए ताकि किसानों को ज़्यादा मूल्य मिले। जो वहाँ पर शुगर मिले हैं वो ठीक से काम करते रहें, किसानों को समय पर पैसा मिलता रहे, किसानों को सरकार की ओर से जो अनुदान मिलते हैं, जो खाद मिलता है, बीज मिलता है, वो समय पर उनको मिलता रहे। और किसानों की 2 समस्याएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं हरिद्वार ज़िले में। एक तो जंगली जानवरों से खेती का बचाव, उसके लिए सोलर फेंसिंग आदि की व्यवस्था की जा सकती है। और दूसरा ज़मीन का जो कटाव है, 2 नदियां हैं, सोलानी और गंगा, तो कई बार इन नदियों का पानी भी क्षेत्र में भर जाता है। जैसे पिछले साल काफ़ी पानी भरा, किसानों को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा। तो इन सब चीज़ों से बचाव कैसे किया जाए, ये मेरी कोशिश होगी। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं हरीश रावत, उनके लगातार चुनाव वो हारते रहे, लेकिन इस बार उन्होंने अपने बेटे को उतार दिया हरिद्वार से। क्या चुनौती आप इसमें देखते हैं? अब देखिए, अभी तो कोई चुनौती नज़र नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की फौज की दृष्टि से, फील्ड में जो आज काम हो रहे हैं उसकी दृष्टि से, रैलियां हैं, सभाएं हैं, रोड शोज हैं, घर घर संपर्क है, तो भारतीय जनता पार्टी के हर मोर्चे पर काम चल रहा है। हरिद्वार लोकसभा जो एक बड़ी प्रेस्टिजियस लोकसभा है, उस लोकसभा को प्रचंड बहुमत से जीतें, ये हमारी कोशिश है। ये अगर डेमोग्राफी के हिसाब से भी देखेंगे तो ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई सारी कम्युनिटीज़ भी आती हैं, क्योंकि मैदान का इलाका है। ऐसे में क्या चुनौती आप देखते हैं? गठबंधन नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। जब गठबंधन नहीं है तो उसका कोई सवाल ही नहीं उठता। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी तैयारी की है वो बहुत बढ़िया, बेहतरीन तैयारी की भारतीय जनता पार्टी ने की है। बूथ लेवल से लेकर के और प्रांत स्तर तक तमाम जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिनकी संख्या लाखों में है, उनको काम में लगाया गया है। मतदाता बाहर भी निकले, मतदाताओं को मतदान के लिए हम तैयार भी करें और बड़ी भारी संख्या में मतदान हो।
तो ये थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिनका कहना है कि जनता उनके काम के ट्रैक रिकॉर्ड को भी ध्यान रखेगी और जो डबल इंजन सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको ध्यान रखते हुए भी उन्हें उम्मीद है कि उनको वोट मिलेंगे। लेकिन ये देखना होगा 19 तारीख को कि इनके दावे जो हैं वो वोटों में तब्दील होते हैं कि नहीं होते हैं। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर। और 24 की चुनौती में बस इतना ही। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक बड़े षड्यंत्र को विफल करते हुए उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में गंगमुम के जंगल में एक आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य साजो सामान बरामद किया। इस अभियान के बारे में बीएसएफ प्रवक्ता ने बताया कि आतंकियों की गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। प्राप्त जानकारी के आधार पर बीएसएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। सफल ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने मौके से 6 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 5 हैंड ग्रेनेड, 23 चीनी हैंड ग्रेनेड, 9 40 MMGL राउंड, 1 पिस्तौल, 9 पिस्तौल मैगजीन, 65 पिस्तौल राउंड, 1 AK-47 राइफल, 5 AK मैगजीन, AK-47 के 1100 से ज्यादा राउंड, 1 IED 175 पिकागन राउंड और 2 दूरबीन के साथ 2 पैसिव नाइट विजन साइट्स प्राप्त की। चुनाव से पहले आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की ये बड़ी कामयाबी है। बैसाखी पंजाब समेत उत्तर भारत के कई शहरों में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न धार्मिक स्थलों पर सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां हर की पौड़ी सहित विभिन्न घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। वहीं दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में भी श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची। श्रद्धालुओं ने अरदास कर मत्था टेका। पंजाब और हरियाणा में भी बैसाखी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमृतसर के श्री हरमंदिर साहब में डुबकी लगाने के लिए उमड़े। श्रद्धालुओं ने अमृतसर के श्री हरमंदिर साहब में डुबकी लगाई। आज के दिन पवित्र सरोवर में स्नान करने को शुभ माना जाता है और सुबह सवेरे पहली अरदास के बाद श्रद्धालुओं ने अमृतसर के श्री हरमंदिर साहब के सरोवर में डुबकी लगाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को बैसाखी की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया एक्स पर राष्ट्रपति ने लिखा, बैसाखी विशु विशुभ बोहाग बिहू पोयला बोशाख वैशाखादी और पुतांडु के शुभ अवसर पर मैं भारत और अन्य देशों में रह रहे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। प्रधानमंत्री ने भी देशवासियों को बैसाखी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, सभी को शानदार बैसाखी की शुभकामनाएं। ये जीवन त्योहार जो फसल से भी जुड़ा हुआ है, सभी के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाए। ये अवसर खूबसूरत परंपराओं को संजोने और एकजुटता की भावना को बढ़ाने का भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर बैसाखी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी को बैसाखी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्साह और हर्षोल्लास के प्रतीक इस पर्व पर मैं सभी के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और अब बात जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जो भारतीय इतिहास में एक कलंकित घटना है। जलियांवाला बाग भारत की आजादी के इतिहास की वो घटना है जिसके बारे में सोचने पर भी रूह कांप जाती है। 13 अप्रैल 1919 को ये दुखद घटना घटी जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों का कत्लेआम हुआ था। अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस दर्दनाक और दुख से भरे हुए दिन को भारत के इतिहास की काली घटना के रूप में याद किया जाता है।
जलियांवाला बाग नरसंहार में करीब 1000 लोग मारे गए और 1000 से अधिक लोग घायल हुए। भारतीयों के कत्लेआम की ये जगह भले ही आज यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने की जगह बनी है, लेकिन ये हमें याद दिलाती है कि आजादी के लिए हमने क्या क्या मूल्य चुकाए हैं और कितने ही देशभक्तों ने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। प्रधानमंत्री ने भी एक्स पर कहा कि जलियांवाला बाग नरसंहार के सभी वीर शहीदों को देश भर के मेरे परिवारजनों की ओर से कोटि कोटि नमन। अप्रैल 1919 के वो 10 मिनट हमारी आजादी की लड़ाई की वो सत्य गाथा, चीर गाथा बन गई। अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। वो मासूम बालक बालिकाएं, वो बहनें, वो भाई, जिनके सपने आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों में अंकित गोलियों के निशाने में जलियांवाला बाग वो स्थान है जिसने सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह जैसे अनगिनत क्रांतिवीरों को हिंदुस्तान की आजादी के लिए मर मिटने का हौसला दिया। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे कई बार जलियांवाला बाग की इस पवित्र धरती पर आने का, यहाँ की पवित्र मिट्टी को माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला। जलियांवाला बाग की पवित्र मिट्टी को मेरा अनेक अनेक प्रणाम। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि नवरात्रि में माता के भक्त आज के दिन देवी दुर्गा के पंचम स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं। नवचेतना की प्रदायिनी देवी स्कंद माता से प्रार्थना है कि वे देश के मेरे सभी परिवारजनों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश भी साझा किया है। आइए आपको वो दिखाते हैं और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्धकृत शेखरां सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्विनी शिवा प्रभा समुज्ज्वलां स्फुरत् शुभांग शेखरां ललाट रत्न भास्करां जगत प्रदीप्त भास्करां महेंद्र कश्यपार्चितां सनत कुमार संस्तुतां सुरासुरेंद्र वंदितां यथार्थ निर्मलाद्भुतां सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। ओम देवी स्कंद मातायै नमः। ओम देवी स्कंद मातायै नमः। ओम देवी स्कंद माता